अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इसमें जामिया फ्यूजन। आज बुध है 26 अगस्त 2026। ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आए सब्सक्राइब फरमाएं। मैं आपका बहुत शुक्र गुजारूंगा। आगे की होएगा, ये जो गेम लग गई है सियासी तौर पर, अदालती तौर पर, इसका नतीजा क्या निकलेगा? सिस्टम रीसेट होने जा रहा है, लपेट दिया जाएगा, सूबे बन रहे हैं, ये वो बात है जो हम गली मोहल्ले चौक चौराहे अपने प्रोग्राम में, व्लॉग में, अपने कमेंट्स में, हर जगह इसके ऊपर एक सवाल उठता है। पाकिस्तानी कौम ऐसे सियासत में बड़ी दिलचस्पी लेती है, इतिहाद बन रहा है, मौलाना गर्म हो रहे हैं, बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं, और फिर सिस्टम रीसेट और सिस्टम कोलैप्स करने के बाद की जो सियासी डेवलपमेंट है वो बड़ी अहम है। मैं आज आपको इस सिलसिले में दो बड़ी अहम खबरें देने जा रहा हूं, और साथ ये भी कि अमेरिका और ईरान के बीच भी सीज़फायर पर इत्तेफाक हो गया। पाकिस्तानी कोशिशें रंग ला रही हैं, रूसी मीडिया दावा कर रहा है चंद दिन बाद ऐलान भी हो जाएगा, और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को यह कहा है, मार्को रूबियो के तवज्जुह से, एक्सियोस की रिपोर्ट, कि हम हमले नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनली हम कामयाबियां समेट रहे हैं, तो क्या इंटरनली भी जो हमारे मसाइल हैं वहां भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी रीसेट हो पाएगा, निजाम बदला जाएगा, या दो बड़ी सियासी जमातें मजलूम होकर एक ही ट्रक पे जाएंगी? ये सबसे अहम सवाल। लेकिन मैं थीसिस ये पेश करने लगा आपकी खिदमत में, या राय की सूरत में, कि मेरा ख्याल है 27 सितंबर जो पीटीए ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, उससे पहले 16 सितंबर फाइनल डे होगा, मैच डे होगा, डी डे होगा। उस दिन बहुत सी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, और उसके बाद हमें अगला नक्शा मंजरनामा समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो सूबे बनाने वाली कहानी है, इस सिलसिले में दो बड़ी सियासी जमातों ने पिछले कुछ अरसे से, बिलखुसूस जब से 18वीं तरमीम आई, उसमें बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ जुल्म क्या किया। गो के 18वीं तरमीम के कई फ़यूज़ व बरक़ात, उसकी कई ऐसे पहलू हैं जो अहमियत के हामिल हैं, कई लूप होल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म क्या किया जो बुनियाद बन रहा है सिस्टम रीसेट करने के लिए। ये कहानी आज मुझसे ज़रूर सुनिएगा, अगर आप संजीदगी से व्लॉग देख सकें, चाहे व्यूज़ उसके कम आए, कोई मसला नहीं। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में नौरीन खान नियाज़ी साहिबा, उनकी दूसरे हफ्ते मुसलसल दूसरी मुलाकात अपने भाई से हुई। दूसरी अहम बात यह है कि वो खामोश नहीं। तीसरी अहम बात यह है कि किसी जरिए से कोई खबर बाहर नहीं निकल सकी। माँ सिर्फ एक दो बातें जो मैंने कल शाम व्लॉग में आपको बताई, वो तासुर थे जो मुख्तलिफ हल्कों से मुझे मिले। चौथी अहम बात यह है कि ये जो पीटीए जा रही थी अर्ली हियरिंग के लिए, तौहीन अदालत लग जाए, वो नहीं लगी। पांचवीं अहम बात यह कि हुकूमत की भी नहीं लगी। छठी अहम बात यह कि ये मुद्दा चला गया 16 सितंबर को। क्यों? तौहीन अदालत का केस उसी बेंच के पास, अर्ली हियरिंग इसलिए नहीं कि साहब उससे पहले 94 या 95 दरख्वास्तें पड़ी हैं ऐसी ही, आपका नंबर उसके बाद आएगा। उसके बावजूद ये थोड़ी गुंजाइश पैदा करके उसी बेंच के सामने, क्योंकि 16 सितंबर की डेट थी, वो डाल देगी। वही बेंच अब नजर सानी या इस मामले को देखेगा। तो इससे साबित होता है कि हुकूमत को 15 दिन की मोहलत मिल गई। यानी 1 सितंबर से अगर आप शुरू करें अगस्त खत्म होने के बाद, तो उसमें ये दिन भी डालने, बाकी जो मानदा अगस्त के 4-5 दिन रह गए हैं, तो 19 दिन आप कह सकते हैं, 19 या 20 दिन, मेरा हिसाब कमजोर है, 19 या 20 दिन की मोहलत है हुकूमत के पास, कि उस बीच हुकूमत क्या करती है। ये दो बड़ी सियासी जमातें किस हद तक मामलात को दूर अंदेशी से देखती हैं, मैं ये बात आपसे अर्ज कर सकता हूँ। इमरान खान साहब की जो मुंतकली थी, उस हवाले से भी एक नया इंकशाफ सामने आया। इशारों के नाम में मैंने अर्ज की थी आपसे एक प्रोग्राम में भी, व्लॉग में भी, लेकिन कल शामी साहब ने इंकशाफ किया प्रोग्राम में। उनकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो शायद मियाँ साहब से मिल के आया था, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को शिफा अस्पताल ना ले जाने पर मियाँ नवाज शरीफ ने नापसंदीदगी का इजहार किया। उनका कहना था कि इस फैसले पर मिन्नो अन अमल होना चाहिए था। अगर उनकी ये ख्वाहिश थी और अब वो जराए से बाहर आ रही है, तो पहला सवाल यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो कायद है उनकी इस ख्वाहिश पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं? और अगर अमल नहीं हुआ तो अमल फिर किसने ना किया? मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो भाई हैं, या दुख्तर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो सीएम पंजाब है? पीटीए किनका नाम लेती है? इन दो का। मोहसिन नकवी का तो नाम ही नहीं लेती, वो तो सेनेट में भी थे, अपोजिशन लीडरशिप में लेते। है ना दिलचस्प कहानी? इसका लुत्फ लीजिए। फिर जो पीटीए का 27 सितंबर का लैंडमार्क है, जब उन्हें एहतजाज करना, वो कह रहे हैं 20 लाख बंदा आएगा, सिस्टम बैठ जाएगा, उसकी नौबत नहीं आनी, क्योंकि 16 उससे पहले आ जाएगी। ये भी बात आज आप नोट फरमा लें। फिर राना सन्हा साहब का इंकशाफ के जी शिफा ले जाया जा रहा था, उस दौरान इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, कुर्बो जवार में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए रास्ता मोड़ लिया। फिर इंकशाफ कर रहे हैं कि गड़बड़ थी, लेकिन इसमें बैरिस्टर गौहर ने एक तस्दीक सबत कर दी, मोहर सबत कर दी। हम अपने व्लॉग्स में देखने वाले जानते हैं कि इस सिलसिले में पहले दिन से एक राय रखते हैं, वो यही थी कि अंडरस्टैंडिंग थी, कॉन्टैक्ट था, शिफा जाना था। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि इमरान को मुंतकिल करने का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील हुआ, जैसे राना साहब कह रहे हैं। ऐसा अगर ना होता तो हम काफी आगे जा चुके थे। वही बात जो मैं कह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग है। हमारी कोशिशों पर पानी डाला गया, यानी राब्ते हैं। दोबारा कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, राब्ते नहीं छोड़ा करते, दिस इज व्हाट वन शुड डू। और जैसे पीटीए की आदत को ये बात जब इदराक हुई, तो वो राब्तों में गए, और फिर यानी सीबीएम्स जो है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो लिए गए। इसीलिए पीटीए के यहाँ से लबो लहजे नरम हुए हैं, और मोहतरमा नौरीन खान न्यायी साहब मुलाकात के बाद कोई बात नहीं कर रही, वरना होता ही नहीं था, सवाल ही नहीं पैदा होता था। अलीमा खान साहब उनसे पूछ के बात कर देती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती थी। अब कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोका, पहले भी रोका गया था, ये बात भी ऑन रिकॉर्ड रहे। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है, विच इज गुड। वो अंडरस्टैंडिंग को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जो आपका बुनियादी सवाल है, आगे की होने लगे। हुकूमत को 16 सितंबर तक की डेडलाइन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ डेडलाइन के लफ्ज़ में, वो बयान करने की कोशिश कर। पीछे बत्ती भी चलेगी, यहाँ भी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है बत्ती का। यूपीएस वाली मेरे ख्याल बत्तियाँ ऑन है, या सोलर की कोई कहानी यहाँ बाकी होगी अभी तक। अब आ जाते हैं आपके उस मुद्दे के ऊपर जो मैंने आज कहानी छेड़ी है। मैंने कल देखा मोहम्मद मालिक साहब ने एक गुफ्तगू की, जिसमें कहने लगे कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं सूबों के क़याम के ऊपर राजी है। बज़ाहिर उनकी पोस्टरिंग नहीं है, बिलावल नहीं मानते। और थर में जो रैली निकली, उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग भी किया था कि थर में जो रैली निकालने वाले लोग हैं, उनका हक है कि वो अपने सियासी मुतालबात के लिए बाहर निकलें, लेकिन थर में जो फेमिनाइन है, जो कहत है, जो पानी नहीं मिलता, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर खवातीन जाती हैं, उनके हक के लिए भी कभी एहतजाज करें, वो नज़र अलबत्ता नहीं आता। तो मालिक साहब कहते हैं कि प्रैक्टिकली ये शायद कह दिया गया है, पार्शली शायद, कि विल गो विद द फ्लो। मैंने आपसे अर्ज़ की थी, जब ये खबर है कि जरदारी साहब सदारत छोड़ने को तैयार हैं, तो इस नाचीज़ की खाकसार की राय थी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब जब वो ये कह रहे हैं, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कि वी विल गो विद द फ्लो, सूबों की कहानी अगर आती है, तो फिर वो अपनी सियासत कैसे बचाएंगे सिंध में? दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या बिलावल के कहने पे हुकूमत छोड़ेंगे? क्या बिलावल खामोश होकर बाहर चले जाएंगे? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपको याद है 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक व्लॉग में डेटा शेयर किया था कि पाकिस्तानी पार्लियामान में जो लोग मुंतखब होके आते हैं 2-2.5 हज़ारों की तादाद है 25 करोड़ के लिए, जो आपकी किस्मत का फैसला करते हैं, उनकी तनख्वाहें पूरे साउथ एशिया में नेपाल, भारत सबसे ज़्यादा तनख्वाहें, और कानून साज़ी करनी होती है, इख्तियारात भी उनके पास हैं, पैसे भी उनके पास हैं, और बाकी अवाम का हाल क्या है वो भी आप देख लें, ह्यूमन इंडेक्स हो, जीडीपी हो, हम सबसे नीचे। उनकी तनख्वाहें सबसे ज़्यादा, उनकी मराह सबसे ज़्यादा, हम सबसे नीचे। थर का भी मैंने ये थीसिस दिया था परसों जब आपको व्लॉग किया था। लेकिन इसमें सबसे बुनियादी मसला, जो सबसे बड़ी गलती हुई, जो मैं कहूँगा कि शायद एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ अवाम के साथ, जमहूरियत के साथ, जो जमहूरियत के चैंपियन बनी फिरती हैं जमातें, उनकी जानिब से। 18वीं तरमीम बहुत अच्छी होगी, सूबाई खुद मुख्तारी आई होगी, बिल्कुल आई होगी, उसके कई समरात भी मिले होंगे, बट कुछ लूप होल्स थे जो इन 2 बड़ी सियासी जमातों ने उनको एक्सपीडाइज़ किया, उन लूप होल्स को। उनके ज़रिए अवाम का बुनियादी हक उनसे छीना। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ विद रेफरेंस एंड विद डाटा। कैसे? बल्दियाती निज़ाम को सिस्टमैटिकली तबाह किया इन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए, जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक तरमीम है। सूबाई खुद मुख्तारी बिल्कुल होनी चाहिए, बट जो इन्होंने आर्टिकल 140 ए है उसकी इबारत जैसे तब्दील की, उसके बाद जो बल्दियाती निज़ाम के साथ हुआ, दिस इज़ माई ओनली रैशनल। आप आइन खोल के पढ़ें कि 140 ए में लिखा क्या हुआ है। आप देखें उसके बाद पूरे पाकिस्तान में 2.5-3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो मीर साहब ने भी कल बात की प्रोग्राम में, जो हम 3 हफ्ते पहले अपने व्लॉग में इनकी तनख्वाहें, जीडीपी और सारी सूरत हाल बयान कर चुके हैं कि निज़ाम कैसे जकड़ा गया है, कोलैप्स क्यों किया, उसकी रीजंस दी थी आपको। थार एक छोटी सी मिसाल थी उस सिलसिले में। 140 ए की स्पोर्ट से इन्होंने बल्दियाती निज़ाम का मुकम्मल बेड़ा गर्क किया, उसे टूथलेस बनाया और सिस्टम फिर कोलैप्स कर गया, जिसकी निशानी अब आपके सामने हर गुजरते दिन के साथ आ रही है। मसलन ये आर्टिकल कहता क्या है, आर्टिकल जो 140 ए है, कि पहले ये होता था, यानी 2010 में 18वीं तरमीम से पहले आर्टिकल 140 ए ज़रूर था, लेकिन इबारत चेंज हुई, एडवोकेट जनरल फॉर अ प्रोविंस, पहले इसकी टाइटल ये थी। उसके बाद इसमें तब्दीली की गई और कहा गया कि हर सूबा कानून के ज़रिए मुकामी हुकूमत का निज़ाम कायम करेगा और सियासी, इंतज़ामी, माली ज़िम्मेदारी और इख्तियारात मुकामी हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों को देगा। सुनने में किस कदर अच्छी इबारत लगी, किस कदर उम्दा कानून साज़ी आपको मालूम हुई। लेकिन आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उस मुकामी हुकूमत के पास कितने इख्तियारात होंगे, ये तय नहीं है। उस मुकामी हुकूमत के पास कितने उसके लिए पैसे रखे गए हैं, ये तय नहीं है। उसके दाँत कैसे निकाले जाएंगे, ये तय कर दिया गया मुबहिम इबारत के ज़रिए। जब ये तरमीम आई, ये इबारत पढ़ी गई, कहा क्या अच्छी बात है कि सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हो गए, बहुत अच्छी बात, और वो बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाएंगे, कायम करेंगे, आइन ने पाबंद कर दिया माशाअल्लाह, और वो सियासी, इंतज़ामी, माली ज़िम्मेदारी और इख्तियारात हुकूमतों को देंगे मुकामी, बहुत अच्छी बात। अब बताएं 18वीं तरमीम के बाद से लेकर आज दिन तक 16-17 बरस हो जाते हैं, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने और दीगर तमाम जमातों ने सूबों में जहां जहां हुकूमत मिली, इन्होंने इस आइन के आर्टिकल के तहत किस कदर बड़ा जुल्म किया है। जो नून लीग ने निज़ाम मुतारिफ करवाया, जो पीटीए ने मुतारिफ करवाया, जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुतारिफ करवाया, टूथलेस, बेड़ा गर्क। क्यों? क्योंकि इख्तियारात क्या होंगे इनके पास, ये तय ही नहीं है। मुबहिम और वेग इबारत रखी गई, पैसे कितने आएंगे तय ही नहीं है। यहां आती है वो कहानी एनएफसी वाली कि फिर तरमीम अगर लानी है नई, तो उसमें फिर ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये भी वजह कर दें, इसके इख्तियारात भी वजह कर दें, इसके लिए फंड्स भी वजह कर दें, ताकि वो सूबों के से छुटकारा पाके एग्जिस्ट करें पैरेलल, जैसे दुनिया भर में कई ममालिक में होता है। वो मुख्ताज ही ना रहें कि कौन सी मरूसी हुकूमत आ रही है और कौन सी नया निज़ाम वो लेके आ रहे हैं। इनका जब दिल चाहता है उसमें तरमीम करके उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि सूबे के पास आपने बल्दियात की कुंजी दे दी। जब बल्दियाती निज़ाम एम्पावर्ड था, मुशर्रफ दौर में नताइज आपने देख लिए। जब एम्पावर्ड नहीं रहा, आप बताएं आप किस नाज़िम को जानते हैं, कौन सा बल्दियाती निज़ाम? जैसे सूबों की बहस शुरू हुई, पंजाब को याद आ गया बल्दियाती निज़ाम में इंतखाबात करवाने, इलेक्शन कमीशन कह रहा है बिल्कुल ठीक है, मरहलावार करवाते हैं। ये कहानी अब नहीं चलेगी। मेरी इत्तलात ये हैं कि गवर्नेंस ठीक करने की बजाय इस फॉल्ट लाइन की वजह से ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज हुई और सिस्टम डिलीवर करने की बजाय कोलैप्स हुआ। अब इसकी कीमत अदा करने का वक्त आन पहुंचा है, कम वट में। आई कैन जस्ट टेल यू, जो मेरी अपनी जाती अंडरस्टैंडिंग बन रही है बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ पाकिस्तानी, अब ये 2 बड़ी सियासी जमातें या तो जो मारी साहब कह रहे हैं विल गो विद द फ्लो, या फिर ये मजलूम बनेंगे। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर देम। और इसका तयन आपको 16 सितंबर, 27 सितंबर इन्हीं तारीखों में हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे शायद 2027 के आगाज़ में या बस तक कोई ना कोई कहानी अमली तौर पर इस सिलसिले में चल निकलेगी। पीछे नहीं जानी है कहानी। सेमिनार्स हो रहे हैं, सिंपोजियम्स हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। पहली बार पाकिस्तान में बताया जा रहा है लोगों को डिबेट के जरिए, मुकालमे के जरिए, मुज़ाकरत के जरिए कि प्रॉब्लम है क्या, सिस्टम कैसे कोलैप्स करता है, कैसे हुआ, गवर्नेंस कैसे पुअर हुई, आइन के साथ क्या हुआ, उसका फ़ायदा कैसे इन सियासी जमातों ने उठाया। 140 ए के ऊपर अगर मेरा कुछ सुनने देखने वाला इस थीसिस से इनकारी है या इसके खिलाफ कोई रद्द दलील रखता है, बिस्मिल्लाह पेश करने की कोशिश करें। ये फैक्ट है कि इसके जरिए इस निज़ाम को, बल्दियाती निज़ाम को बेड़ा गर्क इसका किया गया है। क्यों? मौरूसियत बचाने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए, नई क़यादत ना आए इसके लिए। क्योंकि हो सकता है पंजाब भर में 30-40 अच्छे नाजिम अगर आ जाते, उसमें से 10-12 बहुत प्रोमिनेंट होते। ज़ोरान ममदानी हुआ ना न्यूयॉर्क में, आम आदमी पार्टी ने कारकर्दगी दिखाई ना, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें हैं। तैयब उर्दवान कैसे सामने आए थे, ये बताने के वज़ीर आज़म जो आते हैं अभी वाला देख लें, ये कैसे आते हैं बल्दियाती निज़ाम से, आवाम की खिदमत करके, पता चलता फलां बंदा काम कर रहा है। वो सादिक साहब जो मेयर हैं उनको देख लें, यहाँ नहीं आने दिया गया। यहाँ कौन आता है? फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां। और सबसे बड़ा बेड़ा गर्क सियासी जमातों ने अपने अंदर भी जमहूरियत नहीं आने दी, क्योंकि वो जमहूरियत तब आए, नई क़यादत तब आए जब आप पाबंद हों कि मुकामी हुकूमत मुतारिफ करवानी है, नई क़यादत आनी है, पार्टी के अंदर चुनाव होगा, पता चले मकबूल कौन है। बेड़ा गर्क यहाँ हुआ है। अब इनकी वजाहतें आप देखें, तावीलें आप देखें, या तो ये मजलूम बनेंगे या गो विद द फ्लो चलेंगे। दैट्स इट। इंटरनेशनल जो नेशनली मैंने आपसे बात करनी थी। मैं आ जाता हूँ। अच्छा, इसमें जो लोग कहते हैं कैसे होगा इन 2 सियासी जमातों के बारे में, तो बात यह है कि सिंध में आपने खबरें देखी होंगी,
नैब कुछ केसेस खोल सकती है। पंजाब की सूरत तो बड़ी सादा सी हो सकती है, मतलब अगर इलेक्शन कमीशन कुछ हल्के खोलना शुरू कर दे तो बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, मेरा ख्याल है। आई माइट बी रॉन्ग, बड़ी सादा सी कहानी होगी। मैं इंटरनेशनल बड़ी डेवलपमेंट जो हुई उसमें पाकिस्तान को जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए पाकिस्तान की क़यादत का, कि अब अमेरिका और ईरान नई जंगबंदी पर इतफाक़ करें। ये रात के रूसी मीडिया ने खबर दी, ये रिया न्यूज़ एजेंसी RIA और न्यूज़ क्वैक ने इसे रिपोर्ट किया, लेकिन अनकन्फर्म्ड कह रहे हैं। खबर बहुत वायरल हुई, उसका सबूत मुझे मिला। एक्सियोस नामी न्यूज़ वेबसाइट जो बराक रेवर्ड चलाता है, बड़ा सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है व्हाइट हाउस का, वो कहता है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने अमरीकी इत्तेहादियों को आगाह किया है कि फिलहाल वो अमेरिका पर हमला करने का इरादा नहीं रखते और बल्कि इसके हमले के ऊपर पाबंदियों की जानिब वो जा रहे हैं। सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम कि हाँ सीज़फायर हो गया। क्रेडिट गोज टू द फील्ड मार्शल, टू मोहसिन नकवी साहब एंड ऑल अदर्स जो कि एंगेज्ड हैं इनटू दिस ऑल। ईरानियन क़यादत ने, बिलखुसूस अब्बास इराक़ची साहब ने जो ट्वीट किया कल रात गए, वो बड़ा मानी खेज था। वो इस बात का सबूत है कि वो भी अब इस सिलसिले में चाह रहे हैं कि कोई पेशरफ्त हो। और उन्होंने ओमानी, क्योंकि वफ़द मैंने कहा था मंगल को आएगा, उससे पहले पाकिस्तानी वफ़द था, उस दोनों की तस्वीरें लगा के ट्वीट किया, वो आप देख भी सकते हैं। ये वो लोग जो उसका इदराक नहीं करते, इसको मानते नहीं, वो खुद ईरानियन वज़ीर ख़ारिजा के कॉम्प्लीमेंट पर मबनी जो अल्फाज़ हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी वर्डिंग भी समझ सकते हैं। फिर मैं देख रहा हूँ कि उसके बरअक्स अच्छा खबर यह है इस सिलसिले में कि चंद दिनों बाद सरकारी तौर पर भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़िम गरीबाबादी वो कह रहे हैं कि वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ वॉर और द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ विल रिमेन क्लोज्ड। वो तो ये बात कर रहे हैं, कल उनका एक पॉडकास्ट था, वहाँ उन्होंने बयान दिया। मेरा ख्याल है ये भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, जैसे अमेरिका हेडमनी